आप सभी नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीटेट मैथ्स की रामबाण क्लास नंबर 2 में। आपने अगर क्लास 1 नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ इस चैनल पर जितने भी सीटेट से रिलेटेड वीडियो हैं उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। नीचे एक टेबल दे रखी है और इस टेबल में क्या दे रखा है, स्टेशन दे रखे हैं, जैसे कि नई दिल्ली है, फरीदाबाद और मथुरा, और यहाँ पर बस दे रखी है, बस 1, बस 2 और बस 3। ठीक है, तो ये जो बसें हैं ये एक स्टेशन से चलती हैं, यानी कि निगमन होता है। निगमन का मतलब डिपार्ट होना, डिपार्चर होता है। आगमन का मतलब अराइवल, दूसरे स्टेशन पर पहुंचती है एक से चलकर, और फाइनली ये मथुरा पहुंच गई। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि इनमें से कौन सी बस जो है वो नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। तो देखिए भाई, यहां पर ये जो क्वेश्चन है आपका टाइम का क्वेश्चन है, टाइम से रिलेटेड। और आप जैसा कि सभी जानते हैं जो टाइम फॉर्मेट होता है उसके लिए एक तो हमारा होता है 12 आवर, एक तो हमारा 12 आवर क्लॉक होती है यानी कि 12 घंटे वाली घड़ी, एक होती है हमारी 24 आवर क्लॉक। ठीक है, ये 12 आवर क्लॉक जो होती है इसे तो हम अपने घर में रोज देखते ही हैं। ठीक है, और जो ये 24 घंटे वाली घड़ी होती है ये हमारा जैसे डिफेंस सिस्टम का टाइम होता है या रेलवेज का टाइम होता है, तो वो 24 आवर्स में होता है। ठीक है, तो 12 जो घंटे वाली घड़ी है इसका मतलब क्या हुआ कि रात का जो मिडनाइट 12 होते हैं उस टाइम पे हमारे दिन की शुरुआत होती है। यानी कि 12 बजने के बाद 1 बजेगा सुबह का, फिर सुबह के 2 बजते हैं, वो कहने के सुबह के होते हैं लेकिन वो बजते मिडनाइट में हैं। ठीक है, फिर सुबह के 7 बजेंगे, फिर 8 बजेंगे, फिर दोपहर के 12 यानी कि 12 PM हो जाता है। उसके बाद फिर से 12 घंटे का स्पेन, तो टोटल 24 घंटे हो जाता है। इसी चीज को इस 24 आवर क्लॉक में कैसे पढ़ते हैं, यहां पे जो टाइम स्टार्ट होता है वो 0000 से, यानी कि रात के जो मिडनाइट के 12 बजते हैं, रात्रि के 12, उस टाइम 000 काउंट होता है। फिर ये टाइम बढ़ता जाता है। ठीक है, इसमें जो शुरुआत के 2 डिजिट होते हैं वो आर यानी कि घंटे के लिए इस्तेमाल होते हैं, और लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो मिनट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। तो यहां से फिर 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, सुबह के 7 बजेंगे, तो वो 7 इसमें कैसे बजे दिखेंगे, 0700, इसका मतलब 7 बज गए। क्लियर, तो यहां पर जो टाइम दिखा रखा वो डॉट लगा के दिखा रखा है, तो ये तो वैसे ही इन्होंने अंडरस्टूड कर दिया कि ये आर है और ये मिनट है। ठीक है, तो फिर यहां पे जब दोपहर के 12 बजेंगे तो 12 बजने के बाद दोपहर के 12 बजेंगे तो उसको ऐसे लिखेगा 12, उसके बाद 1 बजेगा तो उसको क्या लिखेगा 13। ठीक है, फिर 14, 15, 16, फिर इस तरह से ये 24 आवर का स्पेन चलता है। तो यहां पर ये देखिए, ये जो लिखा है कि बस 1 जो है वो नई दिल्ली से डिपार्ट होती है, निगमन होती है कितने बजे, 19:15 पर। तो 19:15 को आप 7:15 भी ले सकते हैं। कैसे देखते हैं इस टाइम को, 12 बजे के बाद कितना ऐड करूं कि 19 पे पहुंच जाए, तो आपने कहा कि 12 में 7 ऐड कर देंगे तो 19 पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये वाला टाइम हो गया हमारा 7:15 का। क्लियर है। 20:22 का मतलब क्या, 12 में कितना ऐड करो 20 बनेगा, तो 8 ऐड किया, तो इसका मतलब ये टाइम है 8:22 का। तो इस क्वेश्चन को आप 12 आवर क्लॉक के हिसाब से भी कर सकते हैं और 24 आवर क्लॉक के हिसाब से भी कर सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब कैसे करेंगे इसको एक बार देख लेते हैं। देखो, एक बस जो पहली बस है, हम बस 1 की बात करेंगे सबसे पहले। बस 1, सारी बसों को चेक करना पड़ेगा आपको कि कौन सी कितने समय में पहुंच रही है। जो बस 1 है वो 19:15 पर चली। ठीक है, निगमन का मतलब वहां से वो चली गई, डिपार्ट होगी। 19:15 पर चली और पहुंची कितने बजे पे है, देखो अब इन बीच वाले टाइम को नहीं देखना। उसने क्या बोला कि कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है, तो हम यहां से लेकर और यहां तक के समय के बीच का गैप देखेंगे। ठीक है, तो ये बीच वाले टाइम को नहीं देखना, इसका कोई रोल ही नहीं है बीच वाले टाइम का, इस टाइम का और इस टाइम का रोल है। अब देखो इसको करने का तरीका क्या, मुझे बताओ, कोई बस 19:15 पे चली, तो अगर मैं इसमें 45 मिनट ऐड कर दूं, ठीक है ध्यान से देखना, 19:15 पर चली, इसमें 45 मिनट ऐड कर दूंगा, तो क्या ये 20 नहीं बच जाएंगे? क्लियर है, 20 बच जाएंगे ना। देखो काउंटिंग चलाना सीधा, 19:15 में 45 मिनट ऐड किया तो ये कितने बज गए, 20 बज गए। अब 20 से 40 मिनट ऊपर है, तो 20 से 24
कितने घंटे हैं भाई? 4 घंटे। ठीक है, तो ये कितने बज गए हमारे? 24। और 24 जो बज गए ना, उसको 24 ना कह के उसको हम बोलते हैं 0000। क्लियर है? लेकिन मैंने 20 से 24 क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर हमारे 4 घंटे अभी और लगे। अब इसके बाद यहां पर ये वाला जो टाइम होता है ना 24, इसको हम 000 भी बोलते हैं। इसका मतलब रात्रि के, मिडनाइट के 000, रात के 12 बज चुके हैं। ठीक, 12 आवर क्लॉक में। अब 40 मिनट ऊपर हैं, इसका मतलब ये 40 मिनट और ले रही आगे। ठीक है, ये क्या है हमारे 40 मिनट, ये 40 मिनट और हैं। ठीक, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये बस चली थी 45 मिनट तो इसने यहां ले लिए, 4 घंटे यहां ले लिए और 40 मिनट इसने यहां ले लिए। हमें तो यहां से यहां तक का टाइम स्पेन देखना था। ठीक है, तरीके और भी हो सकते हैं फटाफट लिखने के, लेकिन मैं पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूं ताकि टाइम स्पेन का यही क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपका आए आगे वो इजीली आपका सोल्व हो जाए। ठीक है, तो अब देखो 4 घंटे 45 और 40 कितने हो गए भाई? 85 मिनट हो गए। 4 घंटे और 85 मिनट। ठीक है, 45 और 40। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से 60 मिनट अलग निकाल लूं, 60 अलग निकाल लूं तो 25 मिनट अलग रह जाएंगे। तो मैं कह दूंगा ये 60 मिनट जो है ये फिर से 1 घंटा बन जाएगा, तो ये कितने हो गए? 5 घंटे और 25 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि जो बस एक थी उसको नई दिल्ली से मथुरा जाने में कितना समय लगा? 5 घंटे 25 मिनट का। अब ये एक समझ में आ गया, तो अब देखो बाकी कितने फटाफट चलेंगे। ये क्लियर है? मैंने पूरा समझाया आपको पूरा डिटेल से। तो याद रखना, बस 1 का टाइम है कितना? 5 घंटे और 25 मिनट का। ये बस 1 का टाइम है। बस 2 की बात करते हैं भाई। सेकंड बस क्या कह रही है? सेकंड बस देखो कितने बजे चली? 12:30 बजे चल गई। 12:30 बजे चली और पहुंची कितने बजे? 18:10 पर। अब देखो ये टाइम तुमसे गलती ना हो ना, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। ये चली थी 12:30 बजे, तो सबसे पहले ना इसको 1 बजा लो। ये 1 बजे, अच्छा एक जो हम टाइम ले रहे हैं ना वो 24 आवर फॉर्मेट में ले रहे हैं, तो 12:30 के बाद 1 नहीं बजेगा, वो 13 बजेंगे। 13 बजे का मतलब क्या होता है? 1 बजना। तो मुझे बताओ 12:30 से 13 बजने में कितने मिनट लगे? तुम कहोगे कि 30 मिनट लगे। ठीक है, अब 13 से 18 कितने घंटे हो गए? 13 और 5 घंटे। और ये कितने बज गए भाई? 18 बज गए। ठीक है, 18:10, इसका मतलब 10 मिनट और लेने हमने। ठीक है, दिख रहे हैं यहां पे? ठीक है, 10 मिनट और लेने हैं, तो 18:10 हो जाएंगे। तो अब देखो सेकंड बस को कितना टाइम लगा? 5 घंटे तो ये लगे, 30 मिनट और 10 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट का समय इसको लगा। क्या ये बात भी समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? तो मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं, आप इसको यहां पर ऐसे लिख के करने की बजाय यहीं पे भी कर सकते हो। देखो 12:30 में 30 मिनट जोड़ दिया, 13 बज गए। 13 से 18 कितने हुए? 13 में कितना ऐड करूं? 18 बनेगा, तो तुम कहोगे 5, यानी कि 5 घंटे वो, 30 मिनट ये 13 बजने के लिए और 10 मिनट ये आगे, तो 5 घंटे 40 मिनट का समय लगा, जिसको मैंने आपको पूरा लिख के दिखा दिया। क्लियर है? अब बस 3 भी तो बची है, उसकी बात भी कर लेते हैं भाई। बस 3 के साथ क्या हो रहा है? कितने बजे चल रही है? 16:45 पे चली। कितने पे चली? 16:45 पे। अब मुझे बताओ इसको कितने मिनट चलाऊं? तुम कहोगी सर इसको ना 15 मिनट चला दो, ताकि ये 17 बजे बज जाए। ठीक है, राउंड फिगर में ले आया करो समय, ताकि तुम्हें पता लगे यहां पे। ठीक है, अब 17 बज गए, पहुंचे कितने पे? 21:55 में। तो मुझे बताओ 17 से 21 बजने के लिए कितने घंटे चलना पड़ेगा? तुम कहोगे 4 घंटे चलेगी। उसके बाद 55 मिनट हो रहे हैं, 55 मिनट और भी तो हैं, तभी तो वो 21:55 पे पहुंचेगी। क्लियर है यहां तक? तो अब समय देखो कितना हुआ, 4 घंटे ये, 55 मिनट ये और 15 मिनट ये, तो 55 15 70, तो 4 घंटे 70 मिनट। तो 4 घंटे 70 मिनट को आप 5 घंटे 10 मिनट बोल सकते हो भाई। अब की बार मैंने सीधा लिखा यहां पे, क्या लिखा? 4 घंटे तो हैं, 55 मिनट में 5 मिनट यहां से ऐड कर दूंगा तो 1 घंटा पूरा हो जाएगा, यानी कि 5 घंटे तो ये हो गए, और यहां से 10 मिनट एक्स्ट्रा बच गए, तो 5 घंटे 10 मिनट ये वाली बस ले रही है। क्लियर? तो आप मुझे बताओ सबसे कम समय कौन सी ले रही है? बस 3 जो है वो सबसे कम समय लेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब होगा। क्लियर है? तो डी ऑप्शन जवाब होगा। पूरा मैंने डिटेल में समझाया, आप इसको 12 आवर क्लॉक के फॉर्मेट से भी कर सकते थे।
लेकिन ये भी आसान है। ठीक है, तो बिना लिखे हो जाएगा काम। ये मैंने जानबूझ के इतना डिटेल में खोल के समझाया ताकि आप हर एक पॉइंट को जो है अच्छे से समझ जाओ। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को एक बार दोबारा करके देख लेना। ठीक है, यहीं से आइडिया मिल जाएगा आपको। भाई 15 मिनट तो ये है हमारे पास, 17 और 4 21, 4 घंटे 15 मिनट, और 55 मिनट और ऐड कर दोगे तो 55 और 15 70 मिनट। तो 4 घंटे में से 1 घंटा 60 मिनट से मिल जाएगा, तो 5 घंटे और 10 मिनट ये बनेगा। ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है, इस टाइम पीरियड को ऐड करके ये बना दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करो भाई, तब तक आप उसको। अच्छा, पिछला क्वेश्चन किसी को 12 आवर के फॉर्मेट में तो नहीं करना था? अगर किसी को करना था तो वो तुम करके देखना 12 आवर के फॉर्मेट में। 12 आवर का फॉर्मेट कैसे लेंगे वो मैं बता भी देता हूं। ये जो 19-15 है ना, इसका मतलब 7-15 पे कोई बस चली है, 12 और 7 19, 7-15 पे चली है और 40 बजे पहुंच गई। इसका मतलब रात के जो 40 मिनट होंगे, 12 बजने के बाद जो 40 मिनट होंगे वो वाला समय यहाँ पर है। ये वाली 12:30 चली और ये 6:10 पे पहुंची। तो इस तरह से तुम 12 आवर के फॉर्मेट में खुद करके देखना, दिक्कत आए तो मुझे बताना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन, इंग्लिश वाले देख लो भाई। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, हजारवा है ना भाई, हजार का मतलब 1000। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 किसको करना है? राउंड ऑफ 49532 को। ठीक है, ध्यान से समझना भाई। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका सन्निकट हजारवां मान क्या होगा। ये हिंदी में लिखा है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि इस नंबर को नियरेस्ट 1000 पे हमें क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। अब देखो इसका मतलब समझो पहले तो क्या है, आपको बता दूं। ये है आपका इकाई, जिसको आप बोलते हैं वंस। ये आपका दहाई, जिसको आप क्या बोलते हैं? टेंस। ये आपका सैकड़ा, जिसको आप क्या बोलते हैं? हंड्रेड्स, HUNDREDS। और ये है आपका क्या? हजार। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? थाउजेंड्स। ध्यान से समझना, ये सबको पता होंगे लेकिन मैं फिर भी क्यों बता रहा हूं वो समझ में आ जाएगा। ये है आपका क्या? 10,000, जिसको आप क्या बोलेंगे? 10,000। ऐसा लगते हैं यहां पे नीचे। ठीक है, अब मैंने इतनी राम कहानी क्यों लिख के दिखाई, मैं इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से तुम्हें क्लियर करूंगा। उसने कहा नियरेस्ट 1000 पे आपने इसको राउंड ऑफ करना है, तो यहां पर देखो मैंने ब्लू कलर ले लिया। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000। जिसको राउंड ऑफ करना है ना, सबसे पहले क्या करना है? उसको सर्कल कर लो, याद रहेगा। सर्कल कर लिया। अब तुमने क्या करना है? राउंड ऑफ जो करना है उससे अगला नंबर, उससे अगला अंक कौन सा है तुम्हारा? 5, इसको देखना है। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो नंबर है ये, अब ये 5 है ना, तो ये हमें राउंड ऑफ करने के लिए देखना है कि ये 500 से कम है या 500 से ज्यादा है। अगर ये 500, ध्यान रखना मैंने बोला 500 या 500 से ज्यादा है तो इसमें से हम एक इधर ऐड कर देंगे। क्लियर है? समझो कैसे। ये तो 532 है, 532 है, तो इसका मतलब आपने यहां से एक इसमें ऐड कर देना है और इनको कर देना आपने 0। इनको क्या कर देना आपने? 0। और इसमें से इसमें एक ऐड करूंगा तो 9 में एक ऐड कर दूंगा तो 10 बन जाएगा। 10 का 0, 4 में 1 फिर हासिल चला जाएगा, तो कितना बनेगा? 50,000। ये है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अभी समझ लो फिर से, किसी का डाउट है तो अभी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मान लो यही क्वेश्चन, ठीक है, मैं फिर से लिखता हूं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 49432, ये क्वेश्चन लिख दिया भाई। क्लियर है? अब देखो आपने किस पे करना है? 1000 वाले को राउंड ऑफ करना है, यानी कि इसको राउंड ऑफ करना है। तो इससे अगला अंक देखना है आपने, इससे अगला जो डिजिट है वो, और आसान तरीका बताता हूं, या तो 5 हो या 5 से ज्यादा हो। अगर 5 या 5 से ज्यादा होगा फिर तो इसमें एक प्लस होगा। ठीक है, अगर 5 से कम होगा तो फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा, फिर वो एज इट इज रहेगा। इसका मतलब ये तो 5 से कम है, या इसको सीधे शब्दों में बोलूं भाई, ये 432 है ना, तो 1000 का बीज क्या होता है? 500 होता है ना, तो 500 से अगर ज्यादा है
तब तो इधर प्लस कर देंगे। और ध्यान रखना, किसी के मन में है कि सर 500 ही होता पूरा, तो भाई तब भी 5 के हिसाब से इधर एक प्लस करना है। अगर ये 5 से कम है तो फिर कुछ भी प्लस नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना इनको जिसको राउंड ऑफ करना उससे आगे वाले सभी को क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 49,000। तो इसका आंसर बनेगा 49,000। इसका क्या बना, 50,000। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। फिर से देख लो एक एग्जाम्पल। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा 34372, ठीक है, क्लियर। और मैंने कहा कि इसको तुम्हें राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100 पे, नियरेस्ट 100 पे इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, ध्यान से समझे। अब 100 पे राउंड ऑफ करना है तो मुझे बताओ 100 वाला कौन सा है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। सन्निकट इसके 100 में मान पे करना है, तो यहां पे इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 1 10 100, तो ये हमारा क्या है, ये वो पोजीशन है जिसे हमने राउंड ऑफ करना है। क्लियर है। तुम देखो इसके बाद वाला जो अंक है, क्या वो 5 या 5 से ज्यादा है, बिल्कुल ये तो 7 है भाई, ये 5 से ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें एक प्लस हो जाएगा, तो इसमें एक प्लस करा तो ये 4 बन गया। इनकी जगह अब अपने क्या लिखना है, 0 लिखना है, और इसको लिखना है 344। अब समझ में आया, क्लियर है। फिर से एक एग्जांपल देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसे ले देता कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये लिख दिया मैंने, और मैंने कहा इसको नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करो। नियरेस्ट 100 इसका मतलब इस पे राउंड ऑफ करना है, जिस पे राउंड ऑफ करना है ना उसको सर्कल करना है। यहां 1000 था तो 1000 पोजीशन को, 1000वीं पोजीशन को सर्कल करना है। फिर उसके बाद इससे अगले को देखना है, ये हमारा 5 से तो कम हो गया ना, तो अगर ये 5 से कम है तो इसको क्या ले लो, 0, और इसमें कुछ ऐड नहीं करना, इसको फिर एज इट इज लेना है। मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। मैंने कई एग्जांपल यहां समझा दिए कि कैसे राउंड ऑफ करते हैं। ये आपका जो आंसर है, गलत मत कर देना, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहां पर लिखिए। 49,000 अगर किसी ने कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। बस याद रखना, जिस पोजीशन को राउंड ऑफ करना है उसको सर्कल कर लो, फिर उससे अगले डिजिट को देखो, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो इधर प्लस करना है, और इनको लिखना है 0। देखो इसमें भी इन तीनों को हमने 0 लिखा, ठीक है। इसकी वजह से एक इसमें प्लस हुआ, तो 9 में 1 प्लस के 10, और 4 में 1 हो गया 5। तो इस तरीके से आपने करना था, ठीक है। तो याद रखना इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी कीजिए तब तक आप उसको। हाँ जी, कैसे करेंगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या, यानी कि कौन सा सबसे बड़ा रिजल्ट यहां पर देगा, उसे आपने देखना है। तो देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे देखो, 2 जमा 2 जमा 2, तो 2 2 2 कितना बनेगा, 6, और 6 की पावर 2, यानी कि ऑप्शन ए से कितना मिल रहा है हमें, 36। ऑप्शन ए से कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, ऑप्शन बी, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 दूनी 8 मत कर देना, 4 के स्क्वायर का मतलब 4 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो 4 गुना 4 कितना बनेगा, 16। ऑप्शन बी से कितना बन रहा है, 16, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखो, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुना 8 64। लास्ट वाला देखो डी ऑप्शन, 2 गुना 2 यानी कि 4, 4 की पावर 2 और फर्दर 2 है, तो देखो इसको मैं लिख रहा हूं 2 गुना 2, इसकी पावर 2 है और इसकी फर्दर पावर 2 है, तो ध्यान रखना ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 गुना 2 तो बन गया 4, ये 2 गुना 2 कितना बन गया, 4, तो 4 की पावर 4 का मतलब क्या है, 4 की 4 बार मल्टीप्लाई, तो 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। तो सबसे बड़ा कौन सा है, यही है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। इनमें से कौन सी महत्तम है, महत्तम का मतलब लार्जेस्ट संख्या आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी क्या कह रहे हैं भाई, हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, इसका मतलब यह है कि हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं। तो तुम मुझे बताओ 4 अंक की, अपना ये सिस्टम है ना नंबर सिस्टम, ये अपने वाला नंबर सिस्टम है, तो मुझे बताओ 4 अंक की संख्या कहां से शुरू हो जाती है। तुम कहोगे 1000 से शुरू हो जाती है, और 1000 से शुरू होकर कहां पे खत्म होती है, 9999, यानी कि
999 पर खत्म हो जाती हैं, फिर तो 5 अंकों की शुरू हो जाती हैं। तो बोला ये कुल कितनी संख्या है, तो तुम इसको कैसे देखोगे, तुम मुझे बताओ। देखने से तो ऐसा लग रहा है ये 9999 संख्या है, लेकिन इसमें शुरुआत की 999 संख्या थोड़ी है, संख्या तो 1000 से स्टार्ट हुई ना 4 अंकों की, तो शुरुआत की 999 संख्या इसमें नहीं है, तो इसको आप इसमें से माइनस कर देना, और माइनस करोगे तो ये टोटल बनेगी 1000 संख्या, सॉरी 1 नहीं 9 से 9 बचेगा ना, तो 9000 संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्लियर? तो बिल्कुल लिखने का नहीं था, समझाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो शुरुआत के 999 नंबर नहीं है, 1000 से स्टार्ट है, तो 999 को माइनस कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, करो भाई तब तक आप उसको। हाँ जी, क्या कह रहा है भाई, देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक आयत की लंबाई l और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। ठीक है, तो इस बात को एक बार लिखते हैं कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज l एंड इट्स ब्रेड्थ इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ये पहली लाइन का मतलब है, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ बिकम ट्वाइस व्हाइल इट्स ब्रेड्थ रिमेन्स सेम। अब इसको समझो, ये जो लिखा है ना इसको बना दो। सबसे पहले तो आयत कैसी होती है, रेक्टेंगल कैसी होती है, ऐसी होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आमने सामने की जो साइड होती है ये बराबर होती है। इसकी लंबाई कितनी है l, इसको मैंने l लिख दिया, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई कौन सी है, ये इसकी लंबाई की आधी है, इसका मतलब फिर ये l/2 हो गई। ठीक है, बात समझ में आई। अब परिमाप क्या होता है, ये साइड प्लस ये साइड, ये साइड प्लस ये साइड, लेकिन इसका नहीं निकालना। क्या कह रहा था, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि, इसका पेरीमीटर पूछ रहे हैं, यदि कब इसकी लंबाई को दुगना कर दूं, तो इसकी लंबाई को दुगना कर दूंगा तो फिर ये 2l बन जाएगी भाई, लंबाई दुगनी हो गई, और इसकी चौड़ाई को समान रखे, यानी कि ये l/2 ही रखनी है। तो अब परिमाप कितना होगा, यानी कि पेरीमीटर कितना होगा, परिमाप का मतलब पेरीमीटर, तो ये कितना होगा, देखो ये 2l होगी तो ये भी 2l होगी, ये l/2 होगी तो ये भी l/2 होगी, तो 2l और 2l कितना बन गया 4l, प्लस में आधा ये कितना बन गया 1, यानी कि 1l बन गया, तो कितना बन गया 5l इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ऑप्शन सी इसका जवाब है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, ध्यान से समझना। आधी रोटी और आधी रोटी मिलकर एक रोटी बनेगी, कभी सोचो l/2l कैसे आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है ना भाई, एक ग्राफ सा दे रखा है, तो क्या है, कह रहा है इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, और ये आपको बता दूं ये पेपर 1 के लेवल का है, 26 जून 2011 का क्वेश्चन। यहाँ पे इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है। कह रहा है कि जो रेट है ना वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ दे रखे हैं, एक साइड तो रेट लिखा हुआ है, इधर रेट लिखा हुआ है यानी कि कीमत, अगर आपको वहां स्क्रीन पर नहीं दिख रहा तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। एक साइड तो कीमत लिखी है, यानी कि इधर तो रेट लिखा हुआ है, और इधर लिखा है टाइम, यानी कि समय। टाइम तो इधर बढ़ रहा है और मूल्य जो है वो इधर बढ़ रहा है, टाइम इधर मूल्य इधर। तो आप देखिएगा इधर बढ़ रहा है, तो हम ऐसे चलेंगे समय बढ़ने से। उसने क्या कहा, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो गए, तो समय बढ़ने से। तो आप देखो इस पहले ग्राफ में जैसे ही इधर से बढ़ेगा, ये तो कीमत देखो, ग्राफ की इधर से ऐसे रीड करोगे तो कीमत क्या है, ऐसे हो जाएगी। अब तुम्हें लगेगा बोला सर इधर से क्यों नहीं रीड किया, अरे भाई समय इधर जा रहा है ना, तो आप यहाँ खड़े, यहाँ से इधर चलना शुरू किया, तो चलना शुरू करोगे तो देखो दाम कैसे है, घटता हुआ आ रहा है। ये जो दाम है यहाँ पे ये घटता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो गलत है। ऑप्शन बी तो और ही कुछ खतरनाक सा दे रखा है कि समय जैसे बढ़ा तो पहले दाम बढ़ना शुरू हुआ। ये तो ठीक है भाई, चलो दाम बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद दाम फिर से घटना शुरू हो गया, तो पहले दाम बढ़ा फिर घटा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी जवाब नहीं है। ऑप्शन सी, इसमें तो क्या कह रहे हैं, समय यहां पे स्टार्ट हुआ, इसका मतलब पहले दाम बढ़ा हुआ था, अब वो दाम घट रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। इसकी बात करते हैं, देखो जैसे मैं इधर जा रहा हूं तो देखो ये जो कीमत है वो बढ़ती चल रही है, मैंने इधर से इधर चलना शुरू किया और देखो ये हाइट जो है ये बढ़ती चल रही है, तो इसका मतलब जैसे जैसे समय बढ़ा कीमत भी क्या है, बढ़ती हुई जा रही है। हम उधर जा रहे हैं, रेट भी बढ़ता जा रहा है, तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। क्लियर है, तो इतना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ो, क्या कह रहे हैं, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है, तो आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है।
ठीक है। द वेट ऑफ सम मैंगोज आर 2 kg 600 ग्राम, 2 किलो 600 ग्राम, और जो सेबों का भार है वो 1 किलो कितना है भाई 450 ग्राम। तो कह रहा था इन आम का भार सेबों के भार से कितना ज्यादा है, तो माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 150 ग्राम। इधर से कितना बनेगा 1 किलो, तो 1 किलो 150 ग्राम ज्यादा है, 1 किलो 150 ग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किसी को ऐसी दिक्कत आई हो तो भाई देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2000 प्लस 600 तो 2600 ग्राम तो ये हो गई, और नीचे वाले कितने हो गए 1450। तो किसी को ऐसे घटाने में अगर दिक्कत आए तो फिर ऐसे घटा लेना। हो सकता था ये बड़ा होता, मान लो ये 950 होता तो फिर आपको दिक्कत आ सकती थी, ठीक है। मान लो ये 1 किलो 950 ग्राम होता तो फिर 600 में से 950 तो बड़ा हो गया ना घटाने के लिए। तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 किलो 600 ग्राम को 2600 ग्राम, 1 किलो 450 ग्राम को 1450 ग्राम, और फिर माइनस कर देना भाई। तो 1150 ग्राम को ही आप कह सकते हो 1 किलो 150 ग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये पेपर 1 के लेवल के क्वेश्चन है भाई, इसलिए तो आसान आसान है, ठीक है। पेपर 1 वालों का तो बस ये देखना चाहते हैं कि वो मैथ थोड़ा बहुत पढ़ा लेंगे कि नहीं पढ़ा लेंगे, ठीक है, जमा घटा गुना कर लेंगे कि नहीं। यदि एक ऑपरेटर प्लस को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए, क्या ये कोई ऑपरेटर है भाई, ये किस तरह से बता रहे हैं कि 4 ऑपरेटर 3, ठीक है, ऑपरेटर ये उसका नाम, ठीक है। तो वो क्या है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि 4 से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे इसका पैटर्न क्या है, 4 से स्टार्ट करना है और 3 बार लिखना है, 4 5 6 बढ़ा के असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में। फिर से देखो यहाँ पे 5 4 लिखा, इसका मतलब स्टार्ट करना है 5 से और कितनी बार लिखना है 4 बार, तो 5 6 7 8, तो 4 बार लिख दिया ना हमने, ठीक है। इसमें देखो 6 से स्टार्ट करना है, यानी कि पहले वाला जो है वो बता रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, और 4 का मतलब क्या 4 अंक लिखने हैं, तो 6 7 8 9, 4 लिख दिया ना हमने, तो स्टार्ट 6 से हुआ। तो बोला n ऑपरेटर, ये रहा ऑपरेटर 8, इसका क्या मतलब है, तो शुरुआत किससे करनी है n से करनी है। क्लियर, ये तो समझ में आया। और ध्यान रखना ये जो है ये बढ़ते हुए चल रहे हैं ना, 4 5 6 5 6 7 8 एक एक बढ़ रहे हैं। तो मुझे बताओ n से शुरुआत करनी है तो आगे क्या लिखेंगे n+1, फिर क्या लिखेंगे n+2, फिर n+3, फिर n+4, फिर n+5, n+5 है भाई, फिर n+6, फिर n+7। अब कितने लिखने हैं वो भी सुन लो। यहां पे बाद में 3 था तो इसका मतलब 3 लिखने थे, यहां 4 था तो 4 लिखने थे, यहां 8 है तो 8 लिखने थे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, सबको प्लस करना है, तो इनको प्लस कर दो, तो सबको प्लस कर दो। मैंने जानबूझ के ऐसे लिखे थे ताकि आपको ना ये सही सही दिखे कि हाँ भाई 8 हो गए कि नहीं हो गए। इनको सबको प्लस कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, n कितनी बार है 8 बार, तो 8n आएगा। इसका मतलब ना तो ए आंसर है ना ही बी है, आंसर ये है। उसके बाद फिर क्या करो, ये जो 1 2 3 4 बच के इनको ऐड कर दो, तो 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 28। तो दिख रहा है कहीं 8n+28, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये जवाब था 8n+28। तो यही बताया था मैंने आपको, बस उनकी तो प्लस माइनस ही चेक करना चाह रहे हैं वो कि वो कर सकते हैं कि नहीं जमा घटा, ठीक है। तो इसको फास्ट लिखने का भी तरीका है, ये 1 जमा 2 जमा 3, ये जो तुमने ऐड किए थे ना, इनको ऐड करने का फास्ट तरीका भी है। कैसे है फास्ट तरीका, सुनना। एक रस्सी है ये, इस रस्सी का बीच का पॉइंट निकालते हैं। इस रस्सी का बीच का पॉइंट कैसे निकलेगा, इसके दोनों सिरे जोड़ देना, ध्यान रखना ये लगातार होनी चाहिए तभी ऐसा करना। इस रस्सी के दोनों सिरे जोड़ दो, तो 1 और 7, बीच पॉइंट के लिए क्या कर दो 2, तो 8/2 कितना आएगा 4। देखो एक रस्सी है ना, एक रस्सी का बीच का पॉइंट कैसे पता लगेगा, उसके दोनों सिरे जोड़ दो तो बीच का पॉइंट पता लग जाएगा, क्लियर है। तो इस रस्सी के दोनों सिरे जोड़ दी, तो 1 + 7 कितना बना 8, 8 के बटे में 2 कर दिया 4, यानी कि 4 जो है उस रस्सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। ये आ गया रस्सी का मिड पॉइंट। अब ये इस रस्सी पे नंबर कितने लिखे थे, तो 7 नंबर लिखे थे, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देना भाई, ये आपका सम आ जाएगा। तो या तो सीधे ही कर लेना, इसके लिए इतने पंगे भी अगर नहीं करना चाहो तो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भी इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है। हाँ जी, कैसे करेंगे देखो, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में
कह रहे कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। दी लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब देखो समझो, ये समचतुर्भुज होता कैसे है, सबसे पहले तो ये बात जरूरी है। इसको बोलते हैं आप रोम्बस, जो इंग्लिश मीडियम वाले ना क्या बोलते हैं इसको, रोम्बस। होता कैसे है भाई, ये बना रहा हूं मैं, इसकी सारी साइड कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10, ये भी 10। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज की सारी साइड कैसी होती हैं, बराबर, दिख भी रहा होगा यहाँ पे। इसके विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। विकर्ण कौन से होते हैं, डायगोनल, ये विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल। ये कितने कितने हैं, ये 8 है बड़े वाला और छोटे वाला 6 है। तो ध्यान रखना तुम भाई, जो डायगोनल होते हैं ना, ये 2 बराबर भागों में काटेंगे, यानी कि जितना हिस्सा ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि अगर ये 8 था तो 4 इधर रह गया, 4 इधर रह गया, और अगर ये 6 था तो 3 इधर रह गया और 3 इधर रह गया, ठीक है। इसके अलावा याद रखना ये 90 डिग्री पर भी काटते हैं, यानी कि यहां पर ये समकोण त्रिभुज बनेगी। ये वाली जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रही है ना, ये वाली ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसी ये भी बनेगी, ऐसी ये भी बनेगी, ऐसी ये भी बनेगी, तो 4 समकोण त्रिभुज बनेगी। क्लियर है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ना बाहर निकाल के दिखाता हूं तुम्हें। ये ऐसी बनी हुई है, ऐसी, जिसमें ये 3 है, ये 4 है। तो अगर किसी बच्चे को ट्रिपलेट आते हैं ना, तो फिर इसका मतलब ये वाली साइड 5 होगी, ठीक है। ये साइड कितनी होगी, 5 होगी। मैंने कैसे निकाला, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम होती है। और आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ये होती है भाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे p क्या है, ये है हमारा p, ये है हमारा b और ये है हमारा h। इसको बोलते हैं हम लंब, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं हम कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है। तो यहां से ना ये जो 3 साइड हमने जैसे 3 और 4 दे रखा था और 5 मैंने डायरेक्टली लिख दी, तो ये क्या है, ये तीनों साइड इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं, जिसे हम पाइथागोरस बोलते हैं। कैसे देखो, अगर मैं कहूं कि 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, क्या ये 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो 3 तिया 9, 4 चौके 16 इक्वल टू 5 पंजे 25। तो देखो जोड़ूंगा तो 25 बराबर है 25। इसका मतलब 3 4 5, ये 5 हमने निकाल दी। इनकेस अब देखो, मुझे तो पता थी कि भाई ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगी। तुम्हें अगर ना पता लगे तो फिर कैसे करना। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा सेशन यहां पर देखिएगा, फार्मूला रटना नहीं है, बस समझो, प्रैक्टिकल समझ लेनी जरूरी है। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि इसमें सबसे बड़ी साइड, ये समकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली, और ये दोनों छोटी साइड है, तो सबसे बड़ी साइड कैसे निकलेगी। ध्यान रखना, कुछ भी बड़ा करने के लिए हमें प्लस करना पड़ता है और कुछ भी कम करने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे सबसे बड़ी साइड निकालनी है, तो इसका मतलब प्लस करना पड़ेगा। प्लस कैसे होगा, 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके प्लस कर देना और उसका रूट ले देना, तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 16, और 16 और 9 क्या बनेगा 25, और 25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होता है 5, यानी कि ये वाली साइड आ गई। याद रह जाएगा ना ये तो, ठीक है। किसी को ट्रिपलेट, जैसे मैंने बोला ना यहाँ ट्रिपलेट बनते हैं, वो नहीं समझ में आते तो फिर ऐसे कर सकते हो। फिर से देखो, अगर मैं कह दूं कि ये 10 है, ये 6 है, ये कितनी होगी। तो ध्यान दो, अब एक बड़ी दे रखी है, एक छोटे में से दे रखी है, तो ये तीसरी कैसे निकलेगी। ध्यान रखो, हमें छोटी साइड निकाली, इससे तो छोटी होगी ना, तो छोटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहां पे प्लस करके रूट लिया था, यहां बड़े के स्क्वायर में से छोटे के स्क्वायर को माइनस करके रूट ले देना। तो 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, तो 100 माइनस 36 करेंगे तो 64, और 64 का रूट कितना आएगा 8, यानी कि ये वाली साइड कितनी है आपकी 8। तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। ये कहाँ है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, जिसे मैंने इनडायरेक्टली सिखा दिया। इसके साथ साथ अगर आपको ट्रिपलेट आते हैं, ट्रिपलेट का मतलब वो वैल्यूज जिनसे ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होती है, उन्हें हम बोलते हैं ट्रिपलेट, यानी कि त्रियक। होते कैसे हैं, मैं कुछ एक लिख देता हूं। 3 4 5, ये तीनों साइड क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करती हैं। फिर 3 का दुगना कर दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10,
इनका दुगना कर दिया सभी का, तो ये तीनों वैल्यूज भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेंगी। फिर से इनका क्या कर दो, 3 गुना कर दो, 3 तिया 9, 4 तिये 12, 5 तिये 15, ये भी क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेंगे। फिर से तुम इनका 4 गुना भी अगर कर दोगे तो 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो ये जो है ये पाइथागोरस को सेटिस्फाइड करेंगे। इसके बाद 5 12 13, 5 12 13 भी तीनों पाइथागोरस को सेटिस्फाइड करती हैं। इनका दुगना अगर कर दूं तो 10 24 26, ये भी पाइथागोरस को सेटिस्फाइड करेंगी। ठीक है, और कुछ एक थोड़ा सा एक आध और लिख देता हूं मैं, याद कर लेना, इनको फायदा देंगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा 7 24 25, ठीक है, और आप ले सकते हो 20 21 29। ये जो मैंने लिखे हैं ना, इनको अगर आप याद कर लेते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको अगर आप याद कर लोगे तो इनका बहुत बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा, अब मैं समझा भी देता हूं इनका बेनिफिट कैसे है। ये वाला क्वेश्चन आया था, इसमें ये कह दिया कि ये 3 है ये 4 है, तो ये वाली साइड हमें क्या मिलेगी, 5 मिलेगी ना भाई। देखो 3 4, तो तीसरी साइड बच गई, वो कितनी बनेगी, 5 बनेगी। तो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। क्लियर। और पूछा था इसका परिमाप, परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का सम। तो 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, तो 5 चौके 20 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर था। तो दिख रहा है कहीं सी। इतनी सी देर का क्वेश्चन था। क्लियर। मान लो यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, फिर से सुनो, यही क्वेश्चन मान लो ऐसे आ जाता कि एक सम चतुर्भुज के यानी कि एक रोम्बस के जो डायगोनल हैं, विकर्ण हैं, कौन कौन से हैं, विकर्ण, इसके जो डायगोनल हैं, मान लो मैंने कह दिया कि वो हैं 10 और 24, इसके जो डायगोनल है वो 10 और 24 हैं, तो इसका परिमाप कितना होगा। ध्यान से सुनना, अब कितना फास्ट क्वेश्चन होगा। तो मुझे बताओ, अगर ये 10 है तो इसका मतलब ये 5 हुआ, ये भी 5 हुआ, ये 24 है तो ये 12 हुआ, ये भी 12 हुआ, तो 5 12, तो फिर ये कितना होगा, 13। क्लियर। ये देखो लिखा है ना ट्रिपलेट 5 12 13 का। तो जिस बच्चे को ये याद है वो फिर ऐसे फार्मूले लगा लगा के नहीं करेगा इनको, वो ऐसे फटाफट कर देगा। तो ये 13 है तो ये भी 13 13 13, तो 13 गुणा 4 यानी कि 13 इंटू 4 52 जो है वो इसका पैरामीटर आ जाएगा। तो ये कई सारी बातें मैंने बता दी, याद रखना इनको क्या होते हैं ट्रिपलेट। अगला क्वेश्चन है तो रीजनिंग का। मैंने सोचा यार एक रीजनिंग का भी कराई दूं। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं इसको समझ लो। अगर ऐसा आ जाए ना तो ऐसा कराना, या ये मत बोलना कि सर जी रीजनिंग भी पढ़ा दो। ठीक है, रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा, उसके लिए मैं तुम्हें एक चैनल रिकमेंड करूंगा। मेरे साथ के ही एकेडमी में एक टीचर हैं जो रीजनिंग पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, तो उनका मैं आपको चैनल रिकमेंड कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वो करा देंगे रीजनिंग, क्योंकि मैं तो मैथ ही करा लूँ वही बड़ी बात है। तो अब देखो यहाँ पे उसने क्या कहा, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। कह रहे एक डाइस है, उसके जो अपोजिट फेसिस हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 7 होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पासा सही होगा, इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अपोजिट का मतलब क्या, जैसे इसके अपोजिट क्या होगा, मेरी साइड वाला, इसके अपोजिट क्या होगा, ये वाला। ठीक है, इसके अपोजिट क्या होगा, नीचे वाला। तो इनका जो टोटल है वो 7 होना चाहिए। तो किस में ऐसा होगा, तो आपको बता दूं ये जो डाइस है ये खोल के दिखा रखे यहाँ पे, तो ध्यान रखना आपका जो सम बनता है, एक को मैं यहां बना के दिखा देता हूं, सिर्फ एक को बनाता हूं, सारे नहीं बनाऊंगा। 1 2 3 4, एक ये बन गया और एक ये बन गया। नंबरिंग लिख देते हैं इनकी, 2 3 1 6, यहाँ 5 और यहाँ 4। तो ये मैंने क्यों बनाया, ताकि मैं आपको ये समझा दूं कि भाई जो ये खुली हुई डाइस है ना, इसमें जो फेसिस होते हैं ना वो एक छोड़ के लगते हैं ऐसे। इसका मतलब ये इसके ये दोनों अपोजिट होंगे, ये फ्रंट में होगा तो ये पीछे होगा। क्लियर। सिमिलरली ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और ये इसके अपोजिट आएगा, जो बच गए वो इसके अपोजिट। क्लियर है। तो तुम मुझे बताओ, इन दोनों का सम बनेगा 3, इन दोनों का बनेगा 9, और 5 और 4 का सम बनेगा 9, तो 7 तो किसी का बना ही नहीं, इसका मतलब ये आंसर था ही नहीं। ठीक है, फिर से देखो 3 और 4 7 बन रहा है, यही आंसर है। 6 और 1 7, इसमें बन रहा है।
5 और 2 7, इसमें बन रहा है सभी जो अपोजिट फेसिस का सम है वो 7 बन रहा है, तो ये वाला पासा इसको फॉलो कर रहा है। और किसी में देख लो 4 और 3 7, यहां पर 6 और 5 11, 2 और 1 3, ये तो फिर फॉलो ही नहीं करेगा। ठीक है, इसमें भी देख लो 5 और 3 8, 2 और 1 3, एक एक छोड़ के करने हैं और जो बच गए उनको अपोजिट करना है। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगी। ठीक है, ध्यान रखना यहां पर इसमें भी 4 और 3 7 दिख रहे हैं, लेकिन गलती मत करके आना। क्या एक एक छोड़ के, तो 3 और 4 7, 1 और 6 7, 5 और 2 7, और उसने कहा था एक पासे के विपरीत फलकों, फलक मतलब फेस की संख्याओं का योगफल 7 होता है, तो वो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। ये लगा दिया भाई। अब ये तो एक अजीब सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, कुछ अलग ही है कुछ। तो देखो ये लेवल 1 का क्वेश्चन था। कैसा है, लेवल 2 वाले करके दिखाना भाई इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होगा, इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से समझना। मैंने जानबूझ के इंग्लिश में लिया है क्वेश्चन। ये 2 कटे हुए हिस्से हैं, ये कटे हुए दिख रहे हैं ना, कटे हुए। इज 3/4 ऑफ अ यूनिट। ये जो 2 हैं, ये 2 हैं, देखने में 2 है ना, ये 2 जो हैं ये 3/4 हैं एक यूनिट का। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट जिसको आप बोलते हैं इकाई, इसका मतलब हम 1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, इसको 1 बोल दो या इसको x बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे यूनिट का मतलब 1 होता है, एक हिस्से की वैल्यू, या इसको x हिस्सा मैंने मान लिया। तो मुझे बताओ इसको देख के हम क्या कह सकते हैं कि x का, यहां पे हिंदी में क्या लिखा होगा, एक इकाई का, ये हिंदी में लिख के बता रहा हूं, एक इकाई का, एक ये यूनिट है, एक इकाई का 3/4 किसके बराबर है, ये इसके बराबर है भाई, ये वाला जो है ये इसके बराबर है। ठीक है, ये मैंने इसको इंग्लिश में हिंदी में लिख दिया। ठीक है, एक इकाई का 3/4, तो इकाई को 1 मान लो या x मान लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने x मान लिया। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यहां पे इंग्लिश में ऑफ लिखा है। इसका 3/4 कर दूं ना, तो ये 2 डायग्राम आ जाएंगे, यानी कि 2 चित्र आ जाएंगे। ये ना, यही तो लिखा है, ये जो है ये इज 3/4 ऑफ अ यूनिट, ये ऐसा लिखा है। तो यहां से मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे पलट के, ये पलट के जाएगा तो कितना होगा 8/3। तो कह रहे हैं व्हाट विल बी 1:1/2, यानी कि उस यूनिट का x का 1:1/2 ये क्या होगा। तो x का 1:1/2 करेंगे तो x की वैल्यू तो क्या है 8/3। का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 और 1 3/2, 3 से 3 उड़ा, 2 से ये 4 पे उड़ा, इसका मतलब 4 के बराबर होगा। और 4 के बराबर का मतलब क्या, 4 के बराबर का मतलब ये। ठीक है, यहां स्पेस कम रह गया, इधर बनाते हैं, नीचे दिख रहा है आई थिंक, हाँ दिख रहा है यहां पे। 4 का मतलब क्या, 1 2 3 4। भाई आ रहे नहीं सारे, हाँ ठीक है। जब मुझे बताओ एक ये 2 के बराबर था, तो 1:1/2 किसके बराबर हुआ, 4 के बराबर हुआ ना। तो यानी कि 4 आकृति, 4 डायग्राम किस में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं। तो ये इसका आंसर था। अजीब से टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, कोई बात नहीं, समझा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में है। इंग्लिश में क्यों आया, जानबूझ के आया। क्यों, क्योंकि हिंदी बड़ी खतरनाक थी भाई इसकी, लेकिन हिंदी वालों को मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है पहले तो ये बता दो, समझ में आ रहा है कुछ। ठीक है, फायदा मिलेगा बहुत सा इनसे। और जल्दी से ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन करके खत्म, फिर कुछ एक्स्ट्रा भी बढ़ेंगे, टाइम बचा तो। विच इज ट्रू फॉर अ हेक्साडायगोनल पिरामिड। एक सम षडभुज, ठीक है, सम षडभुज, षटभुज है, षड बोलो हिंदी में ऐसा दिखेगा, षटभुज है, षट मतलब जिसकी 6 भुज है। सम षटभुज पिरामिड में इनमें से कौन सा ट्रू होगा। अब इनको नहीं पढ़ रहा, पहले तो इसकी बात ही कर लेना। विच इज ट्रू फॉर हेक्सागोनल पिरामिड, तो यानी कि सम षटभुज पिरामिड के लिए इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहले उसको बना लेते हैं। पहले सम षटभुज होता कैसा है,
देखो मैं इसको बनाता हूं। देखो कितनी साइड हुई भाई, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 साइड होगी ना। ठीक है, ये जो है, लेकिन ये हमें क्या बनाना है, पिरामिड बनाना है। तो पिरामिड बना के दिखाता हूं मैं तुम्हें, आज तुम्हें पिरामिड बना के दिखाते हैं। ये तुम्हारा इस तरह का बनेगा कुछ, इसको मिलाते हैं, महसूस करना भाई। ठीक है, इनको ना मैं थोड़े से अलग कलर की बना देता हूं, लाइनों को थोड़ा सा अलग कलर बनाता हूं। ये वाली साइड वाली अलग कलर की बना रहा हूं ताकि तुम समझो इसको। देखो कैसे, देखो कुछ महसूस हो रहा है, एक डायमंड की तरह। मिस्र के पिरामिड देखे तुमने कैसे होते हैं? ठीक है, वैसे तो लग रहा है, आई थिंक लग रहा है 3D में लग रहा है ना। ये पीछे वाली लाइन डॉटेड इसलिए बना रखी है, पीछे का पोर्शन है। ठीक है, जैसे स्क्वायर का पिरामिड पता है कैसा बनेगा, वर्ग का, ये एक स्क्वायर, इससे पिरामिड देखो कैसे बनेगा, इसका बड़ा अच्छा दिखेगा। एक पॉइंट ले लिया, ये चोटी है, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये पिरामिड है। पिरामिड का मतलब यार सीधा सा ऐसे ही है, जैसे मंदिर की चोटी देखी है, मंदिर में कैसे होता है, ऐसे है ना, ऐसे चोंच बनी होती है मंदिर की, ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे चोंच होती है। क्लियर? तो पिरामिड की जो शेप होगी ना, वो ऐसे ऊपर से चोंच वाली शेप होगी। तो यहाँ ये देखो बोर्ड पे ऐसा ही बन रहा है ये, हालांकि कोशिश मैंने पूरी की है कि ये पिरामिड दिखे तुम्हें, ये ऐसे चोंच है। क्लियर है? और ये जो साइड वाली दीवार है, अब तुम मुझे बताओ, ये फ्रंट वाली दीवार दिख रही है तुम्हें? फ्रंट वाली दीवार कैसी दिख रही है? एक ट्रायंगल की शेप की दिख रही है। तो ऐसी ऐसी ना, एक यहां लगी, एक यहां, 2 3 4 5 6 ट्रायंगल है ना, ऐसे ऊपर से बंद कर रही है इसको। ठीक है, इसमें कितने ट्रायंगल कर रही है? 1 2 3 4, इसमें 4 ट्रायंगल। जितनी दीवार होंगी ना नीचे से, उतनी ट्रायंगल उसको बंद करेंगे ऊपर से। क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये तो हमारा बन गया ये। अब हो रहा है इनमें से कौन सा सही होगा। इट हैज 2 हेक्सागोनल फेसेस एंड 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इसके अंदर 2 हेक्सागोनल यानी कि 2 षटभुज तो सतह होंगी। इसमें तो यार एक ही सतह है ना षटभुज वाली, तो 2 कहां से हो जाएंगी? तो ऑप्शन 1 तो गलत ही है, इसको पढ़ो ही मत। आगे देखो क्या कह रहा है। इट हैज 6 हेक्सागोनल फेसेस ज्वाइंड बाई 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। पहली बात तो यहां पर यार ये कह रहा है कि इसके अंदर 6 हेक्सागोनल फेस होंगे, 6 समषटभुज वाली सतह होंगी। तो एक ही है ना इसमें, तो नीचे वाली, ये साइड वाली तो ट्रायंगल शेप की हैं, इसमें 6 साइड कहां पे है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो 6 फेसेस जो हैं वो यहां पर नहीं है, तो ये सेकंड वाला भी गलत है। इट हैज 6 फेसेस यानी कि इसके 6 सतह होंगी, एंड ईच फेस इज अ हेक्सागन। क्या ये सही कह रहे हैं? ये तो गलत कह रहे हैं ना। कह रहे हैं 6 सतह होंगी और 6 की 6 षटभुज होंगी। तो यहां षटभुज तो एक ही फेस है ना यार, 6 कहां से आ जाएंगी? लास्ट वाला देखो, इट हैज ए हेक्सागोनल बेस यानी कि इसका जो बेस है वो एक समषटभुज होगा। समषटभुज पता है क्यों बोल रहे हैं? ये सारी साइड है ना बराबर है ये वाली, इसलिए समषटभुज बोल रहे हैं। तो इसका जो बेस है वो एक हेक्सागोनल होगा, ये तो बिल्कुल सही है, समषटभुज होगा। विद 6 ट्रायंगुलर फेसेस मीटिंग एट अ पॉइंट, 6 त्रिभुजाकार इसकी सतह होंगी, फेस होंगी। तो मैंने अभी तो बताया इसकी फेस देखो ये कैसे दिख रहा है, ये त्रिभुजाकार की ना, तो एक यहां पर, 2 यहां, तीसरी चौथी पांचवी छठी, तो टोटल 6 होंगी ना। तो इसका मतलब ये 6 यहां लगेंगी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। और भी आसान मैंने बताया था पहचान कि यहां पर ट्रायंगुलर है। और ध्यान रखना, जितना बेस होता है ना उतनी इसकी ट्रायंगुलर फेसेस होती हैं। जैसे इसमें 4 साइड है ना, तो इसकी 4 ट्रायंगुलर फेस लगेंगी यहाँ पे। नीचे वाला बेस वैसे ही रहेगा जैसा होगा। तो यहाँ ये मैंने आपको थोड़ा सा कोशिश की है 3D में बना के समझाने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये करवाने का है ही नहीं। ठीक है, इसको तो तुम कर लोगे ना, इनको पढ़ना है। क्या पढ़ोगे इसको? इसको तुम पढ़ोगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये तो ऐसे पढ़ना। वैसे सबसे फास्ट तरीका बताऊं क्या होता है? जैसे लिखा ना 40
7928। सबसे फास्ट तरीका ये होता है कि हमारा जो नंबर सिस्टम है, जो हिंदी अरेबिक है, एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है, एक इंडियन नंबर सिस्टम होता है। उसमें हम नंबर को कैसे पढ़ते हैं, 3 नंबर के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद लगाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कोमा लगाते हैं। समझाऊंगा, ये भी किसी क्लास में समझाऊंगा। फिर भी किसी को नहीं ऐसे पता लगता तो भाई सीधा सा आसान सा तरीका ये है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 4,07,928। दिस इज 4,07,000। 4 लाख इन दोनों में है। ये पहले तो ये दोनों गलत है, फर्स्ट और फोर्थ गलत है। 4 लाख फिर 7,000 तो 7,000 इसमें है, इसमें 79 लिखा है तो ये भी गलत है। तो 7,928 ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब था। तो इस तरह के इजी क्वेश्चन आपके पेपर 1 में आते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 और 2 दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगली क्लास के साथ जल्दी मिलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।